गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। कि प्रतिरोध जो होता है वो किस किस कौन कौन उसको प्रभावित कर सकता है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, ये प्रश्न आ सकता है कि भैया वह प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैं बता दूं आपको कि जो चालक का जो प्रतिरोध है वो किस किस पर निर्भर करता है। तो तार की लंबाई को दुगना कर देते हैं तो अमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है ना। यानी लंबाई को बढ़ाया तो एमीटर का पाठ्यांक क्या हो गया, आधा हो गया, है ना। मतलब जो एम्पियर है वो क्या हो गया, कम हो गया, है ना। ये संबंध बता रहा है। देखो आप लंबाई को डबल किया तो एम्पियर क्या हो गया, आधा हो गया, है ना। इस प्रकार से यानी 2L बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम्पियर अपॉन 2, यानी एम्पियर जितना था उसका आधा हो गया। अगर इसको लंबाई को बढ़ाएंगे तो एम्पियर आधा हो गया। अच्छा ये देखियो, अच्छा तार की एक तो ये हो गया, इसका मतलब लंबाई प्रभावित करती है, नंबर 1। नंबर 2, परिपथ में समान लंबाई का मोटाई का तार जोड़ने पर, एक तार तो ये था और एक और इसके अंदर जोड़ दिया हमने, डबल तार कर दिया। अब क्या होगा, तो अमीटर के पाठ्यांक पर तब भी अंतर आता है जब परिपथ में परिपथ तुरंत समान पदार्थ, अच्छा पाठ्यांक एमीटर का बढ़ जाता है। मतलब हमने क्या किया, इसकी मोटाई बढ़ा दी, तार की मोटाई बढ़ा दी तो अमीटर का पाठ्यांक क्या हो गया, डबल हो गया, 2 गुना हो गया। क्या हो गया, डबल हो गया। तो देखना लंबाई बढ़ाई तो आधा हुआ, मोटाई बढ़ाई तो 2 गुना हो गया। दो ये तो तार की मोटाई और लंबाई पे दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। चालक की प्रतिरोधकता दोनों पर निर्भर करता है। तीसरा, किस क्वालिटी का तार है उस पर भी निर्भर करता है। तो तार की लंबाई पे, तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है तो लिख सकते हो आप कि तार की लंबाई पर प्रभावित करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी तार की मोटाई पे, तार की लंबाई पर, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है जिससे तार बना हुआ है। तो 3 चीजें हो गई, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर, उसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो 3 चीजें याद रखनी है आपको, ये तीनों लिखी हुई यहाँ पे, तो तीनों पे निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको याद हो गया होगा ये। अगला है हमारा परिशुद्ध माप क्या होता है। परिशुद्ध माप के आधार पर अगर देखें हम, तो परिशुद्ध माप बताता है कि धातु के एक समान चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमण पर, क्या कह रहा है ये, लंबाई, प्रतिरोध जो होता है लंबाई के तो समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये संबंध होता है इसके अंदर, एक तो ये संबंध होता है और ये क्या होता है, परिशुद्ध माप के अंदर बात करें तो लंबाई के तो प्रतिरोध समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रम, यानी अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, ये यूं कह रहा है। और अगर अनुप्रस्थ काट यहाँ पे कम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, सीधी सी बात है, ये होता है। अब यहाँ पे नीचे समझेंगे इसको। अच्छा यहाँ नीचे समझा भी रखा, देख सकते हो ये फार्मूला दे रखा है इसने, है ना। मैंने जो बताया वही कि लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, इन दोनों से क्या सूत्र निकलेगा, आप देख सकते हो आप, इन दोनों से सूत्र निकलेगा ये वाला सूत्र निकल जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि R समानुपाती L, R समानुपाती 1/A। तो इसको शुद्ध कर दिया इसने, यहाँ पे पूरा का पूरा साथ में लिख दिया। यहाँ पे समानुपाती इस तरह से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, R बराबर रो लगा दिया हमने और 1/A हो गया। ये क्या हो गया, 1/A। ये समानुपातिक स्थिरांक हो गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ऊपर L हो गया, नीचे A हो गया, तो लंबाई के समानुपाती और इसके ये हो गया। तो ये वाला फार्मूला जो यहाँ पे लिख रखा है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रो यहाँ पे अनुपातिक स्थिरांक है, ये पूछा जाता है। अच्छा इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर इसका मात्रक है प्रतिरोधकता का। अच्छा नेक्स्ट देखना, किसी पदार्थ, अच्छा यहाँ पे एक और, इसको क्या बोलते क्या है इसको, तो पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं इसको, है ना। इसको पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। ये इसका ऐसा ही मात्रक हो गया ओम इंटू मीटर। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। अच्छा अब हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर यह पता चल गया होगा कि प्रतिरोधकता क्या होती है। परिशुद्ध प्रतिरोधकता निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, तो अगर आपसे पूछे कि परिशुद्ध प्रतिरोधकता क्या होती है तो आपको ये संबंध बताना पड़ेगा। कौन सा वाला, R समानुपाती L, R समानुपाती 1/A, यानी अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई के समानुपाती।
और इसको एक साथ लिख देना कि R समानुपाती रो L अपॉन ए। ये सूत्र आपको लास्ट में निकालना है। तो ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका ऐसे ही मात्रक हो गया ओम इंटू मीटर। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि किसी की भी जो प्रतिरोधकता होती है, जैसे कि किसकी 10 की घात 8 -8 ओम मीटर है, किसी की 10 की घात -6 ओम मीटर है। ये अत्यंत कम प्रतिरोधकता धातु की जो मिश्र धातु होती है ना, वो बहुत ही कम प्रतिरोधक। आपको याद क्या रखना है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कितनी होती है। अगर ऐसे प्रश्न आए तो दिमाग में रखना कि मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है, अत्यंत कम होती है। याद रखना है। जैसे देख सकते हो ये किसकी है, मिश्र धातु, जैसे पीतल है, कांसा है, इनकी जो प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। एग्जाम में आ सकता है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है तो अत्यंत कम होती है, 10 की घात -8 या 10 की घात -6। अच्छा, लेकिन ये विद्युत के अच्छी चालक होती है, ये भी ध्यान रखना। जैसे रबर तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता, देखो जिसकी प्रतिरोधकता आप रबर और कांच की दे तो प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, 10 की घात 12। अब आप समझ सकते हो जिसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है वो विद्युत का चालक नहीं होता है, जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि अच्छे चालक के लिए प्रतिरोधकता होनी चाहिए कम, है ना, ये याद रखना। तो रबड़ की और कांच की जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी जो जो क्या होते हैं विद्युत के प्रति कुचालक होते हैं। ये भी आप याद रख सकते हो। तो प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती है। तो ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती है, उनको आप इस्त्री में, प्रेस में, टोस्टर में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है और वो तुरंत गर्म हो जाते हैं, है ना। तो याद देखो लिखा हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातु की अपेक्षा अधिक होती है। अवयव का मतलब जो अगर फ्रीली, अगर जैसे कोई धातु है जैसे कॉपर और जिंक से बनी है, तो कॉपर और जिंक की अलग अलग देखेंगे तो प्रतिरोधकता ज़्यादा ही होगी, उसकी तुलना में मिश्र धातु की कम होती है, यूँ कह रहा है यहाँ पे। तो उच्च ताप शीघ्र ही अपचय दहन नहीं होता है इसमें, इसी कारण मिश्र धातु का उपयोग इस्त्री में किया जाता है। दहन नहीं होता है इनका, गर्म जरूर हो जाएगी ये मिश्र धातु, इसीलिए इनको टोस्टर में, विद्युत इस्त्री में अपन यूज लेते हैं। विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन का जो तंतु होता है उसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए तारों के निर्माण में किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है सारा, यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ आप याद रखना है इसको, ठीक है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर तथा एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग में तारों के निर्माण में किया जाता है। अब कुछ यहाँ पे प्रतिरोध दे रखा है, आप देख सकते हो, कुछ प्रतिरोध दे रखा है, आप देख सकते हो कितने सारा। जैसे सिल्वर का कितना होता है ना, यहाँ पे अलग अलग दे रखा है सबका। जैसे सिल्वर का ये ओम मीटर में दे रखा है, माइनस माइनस। कॉपर का है, सिल्वर का सबसे कम प्रतिरोध है देखो, है ना, -8 है ना, 10 की घात -8 है। जबकि देखो यहाँ पे कॉपर है, ये जैसे मिश्र धातु, इनका प्रतिरोध ज़्यादा है ना। और इस प्रकार से आगे देखना आपकी यहाँ पे और देख सकते हो आप नीचे, ये विद्युत रोधी धातुएं का जैसे कांच, कठोर, एबेनॉइड, इनका सबसे ज़्यादा है। तो ये जो कागज है, तो आपको ध्यान रखना है कि धातुएं, मिश्र धातुएं और विद्युत रोधी, इसमें प्रतिरोधकता क्या हो रही, बढ़ रही है। तो जो धातु है उसमें बहुत कम होती है, मिश्र धातु में थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो विद्युत रोधी होते हैं उसमें तो प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी वो विद्युत का चालन नहीं करेगा, जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी वो अच्छे से चालन करेगा। ये भी समझ सकते हो आप, बहुत अच्छे से समझा रखा है। आगे देखिए आप, यहाँ पे कुछ सवाल दे रखे हैं, सवाल भी दे रखे हैं, जैसे कि V बराबर 220 वोल्ट, R बराबर 1200 ओम दे रखा है। यहाँ पे क्या धारा पूछी है, तो आपको पता ही है धारा का सूत्र, तो I बराबर V अपॉन R, है ना। ये सब सूत्र क्या हो जाएगा, I निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, यानी धारा निकालनी है, धारा, विद्युत धारा। तो V बटा R होता है, मान रख दो 220 अपॉन 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, है ना, 0 से 0 कट गया, और ऊपर क्या 220 है, नीचे 120 है। तो देखो अब 220 से 120, 022 का बचे हैं, तो भाग दो वापस, कितना आएगा, 0.18 एम्पियर आएगा। कितना आएगा ये। इसी प्रकार से ये नीचे भी दे रखा है, 20 वोल्ट दे रखा है, 220 वोल्ट, R दे रखा है 100 ओम, और उसने क्या पूछ लिया, इसमें भी धारा पूछ लिया, V बटा R, है ना। ये भी आप कर सकते हैं।
कुछ नहीं करना है, आई बराबर यानी 220 में 100 का भाग दे दो तो 2.2 एम्पीयर आ जाएगा। तो विद्युत धारा पूछ रहा है दोनों के अंदर, इम्पोर्टेंट है, देख सकते हो। नेक्स्ट है, ये सवाल है छोटे छोटे, बहुत सरल सवाल है, आपको दिख रहे सूत्र ओम के नियम से हो जाएंगे। इसमें भी देखो वी दे रखा है 60, विद्युत धारा दे रखी है 4 एम्पियर, है ना। तो ये देख सकते हो इसमें 15 ओम आएगा, आर का मान पूछा है इसने, है ना। और यहाँ आर का निकालने के बाद अपन वापस धारा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे की पूछी तो विद्युत धारा बराबर वी बटा आर, है ना। नेक्स्ट देख सकते हो आप, ये भी सवाल है नीचे, ये भी एक और सवाल कर रखा है। अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम, कुछ क्रम संयोजन देखना आप यहाँ पे कि प्रतिरोधों को, निकायों का प्रतिरोध जो होता है ना, उनको किस क्रम में लगाते हैं। तो प्रतिरोधों को परस्पर संयोजित करने की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। प्रतिरोधों को संयोजित करने की 2 विधियां हैं, ये याद रखना। श्रेणी क्रम और संयोजन व समांतर। श्रेणी क्रम ये आपके सामने दिख रहा है, इस प्रकार से एक के पीछे एक लगाते हैं श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में क्या करते हैं, एक के नीचे एक लगा देते हैं। हमेशा वोल्ट मीटर यहाँ पे एक ही काम करेगा, लेकिन वहाँ समांतर क्रम में अलग अलग वोल्ट मीटर लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे एक एमीटर लगेगा श्रेणी क्रम में, और इसी के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लग जाएगा, लेकिन वहाँ पे उसमें अलग अलग वोल्ट मीटर लगाने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसका सूत्र क्या निकलेगा? सूत्र देखिए ओम के नियम से ही निकलेगा। ये समांतर क्रम संयोजन दे रखा देखो, और इसमें एक ही वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और ये सब एक के ऊपर लगे हुए एक, है ना। तो ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर जो होता है समांतर क्रम में लगता है हमेशा, और अगर समांतर क्रम में तो एक ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस सभी के लिए एक लग रहा है। देखो यहाँ पे देखो, इन सबके लिए श्रेणी क्रम में एक ही लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखना। बाकी ये ऐसे दे रखा, बाकी तो अलग अलग इसको निर्देशित करना पड़ता है हमेशा समांतर क्रम में। अच्छा, यहाँ पे सूत्र कैसे निकालेंगे इसका सूत्र? देखो बेटा, यहाँ पे जो श्रेणी क्रम में जो वोल्ट मीटर लगते हैं ना, अलग अलग लगते हैं। जैसे इसने गलत लगा रखे यहाँ पे, ये आप इस चित्र को देखना दिमाग से कि ऐसे, तो वोल्ट मीटर क्या होता है, अलग अलग लगता है श्रेणी क्रम के अंदर। ये वाला आपको दिमाग में रखना है कि ये वोल्ट मीटर यहाँ लगे, यहाँ लगे, तो यहाँ पे क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे होता है इसके अंदर। श्रेणी क्रम समायोजन की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे दे रखा है इसने, ये दे रखा है यहाँ पे, देखो आप V1 प्लस, यहाँ पे इस प्रकार से ये अलग अलग लगा होता है, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम ओम का नियम लगाएंगे कि धारा और यहाँ पे प्रतिरोध का संबंध दर्शाएंगे, तो क्या होगा, V बराबर IR, हमें पता ही है क्या होता है, IR होता है V बराबर। तो V1 का क्या होगा, V1 का यहाँ पे V1 का देखो V1 IR1 होगा। फिर V2 का क्या होगा, V2 का होगा IR2 होगा, है ना। फिर V3 का क्या होगा, तो IR3 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ये लिख सकते हैं V बराबर, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना, V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, है ना, ये लिख सकते हैं ऐसे अपन। अच्छा देखो यहाँ नीचे लिख रखा होगा, तो आपको क्या क्या लिखना है, पहले तो ये लिखना है, उसके बाद ये ओम का नियम लिखना है, और उसके बाद डायरेक्टली आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है और ये वाला लिख देना है। ये संबंध बता रखा, देखो तीनों का मैंने जो लिखा वही बता रखा है इसने यहाँ पे, ये वाला तीनों को जोड़ दिया इसने, और आई सब में समानांतर है तो आई को हटा दिया, तो क्या आ जाएगा फार्मूला, तो ये लास्ट में ये आ जाएगा। तो आपको ये भी लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, पहला तो ये लिखना है ओम का नियम, है ना, और उसके बाद ये लिख देना, तो ये श्रेणी क्रम समायोजन हो जाएगा आपका। तो 4 स्टेप है, क्या क्या स्टेप है मैं बता देता हूँ आपको, वापस बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे कि V बराबर क्या होगा, IR ओम के नियम से। पहले तो आपको ये लिखना है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद आपको लिखना है V बराबर IR, ये ओम का नियम है, यहाँ पे लिख देना ओम के नियम से। उसके बाद देखो V1 का कितना दे रखा है, तो V1 का अलग अलग दर्शा देना, फिर डायरेक्ट लिखूंगा मैं तो यहाँ पे, जैसे V का क्या होता है IR, तो ये IR इसमें मान रख रहा हूँ मैं। V1 का क्या होगा IR1, V2 का क्या होगा IR2, V3 का क्या होगा IR3, है ना, ये तो ये तीनों आ गया। अब I कॉमन है सब में, हटा देंगे तो क्या आ जाएगा R, है ना, S यहाँ पे S का मतलब श्रेणी क्रम, और यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सूत्र आ गया इसका, ये वाला। तो यही चीज़ें 4 स्टेप याद रखना आप इसकी, ये देख सकते हो। ये फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप ऊपर है V1 वाली, क्या हो जाएगा V बराबर V1 वाली। उसके बाद ये हो जाएगा, और सेकंड में, थर्ड में ये हो जाएगी, फोर्थ में ये हो जाएगा। ये इसमें सूत्र में आएगा, मान आएगा, डायरेक्ट सवाल आएंगे इस पर। तो ये श्रेणी क्रम समायोजन है।
नेक्स्ट हम देख सकते हैं समांतर क्रम समायोजन में क्या होगा। देखो समांतर क्रम समायोजन यहाँ दे रखा है, ये यहाँ पर भी ओम का नियम, ये सूत्र दे, ये कुछ सवाल दे रखे हैं, आप सवाल देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये सवाल दे रखे कुछ। सवाल में क्या दे रखा है कि R1 20 ओम है, R2 4 ओम है, तो पूछा इसने कुल प्रतिरोध पूछा है, कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो R1 R2 दोनों जुड़ जाएंगे, सूत्र क्या है R1 प्लस R2, तो 20 और 4 24 हो जाए, 24 ओम आ गया, ये हो गया R23। अच्छा यहाँ पे दो टर्मिनलों के बीच कुल विभवांतर 6 वोल्ट दे रखा है। अब धारा पूछ रहा है, तो धारा निकाल दो, I बराबर V/R। तो ये ओम का नियम लागू है इसमें, यहाँ सवाल होंगे बहुत तकड़े। तो एक ही सूत्र याद रखना ये वाला, उसके बाद तो वही ओम के नियम। V पता है आपको 6 वोल्ट है, तो आप धारा निकाल सकते हो, जैसे 0.25 एम्पियर आ जाएगी, है ना। V/R सूत्र आपको पता ही है, ये दे रखा है, तो इजी है सारे। उसके बाद देखो एक और सवाल दे रखा है इसने, V बराबर 20 ओम दे रखा है और एम्पियर दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो, वोल्ट भी निकाल सकते हो, ये बता रहा 5 वोल्ट बता रहा है ना। तो V1 का वोल्ट निकाल सकते हो, V2 का निकाल सकते हो, अलग अलग भी निकाल सकते हो आप, ये अलग अलग निकाल रखा है इसने कि V1 का अगर वोल्ट पूछे कितना वोल्ट है तो भी बता सकते हो आप। ये V1 का वोल्ट निकाल रखा है इसने, यहाँ पे देखो आप, ये V1 का वोल्ट है और ये V2 का वोल्ट है। तो V1 का वोल्ट का वही सूत्र है, यहाँ पे 20 ले लिया, बाकी अगर टोटल होता तो हम 24 लेते हैं, और ये है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 तरह के सवाल आपको आने चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे R बराबर V/I भी दे रखा है, यहाँ पे आप प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध तो हमने निकाल ही दिया, और यहाँ वापस निकाल रखा है इसने, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो R बराबर 24 ओम, वो उससे भी निकलता है, दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है तुल्य प्रतिरोध, हमेशा याद रखना। पार्श्व संयोजन में क्या होगा, पार्श्व संयोजन सूत्र कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ दे रखा है ये, यहाँ पे आपको ध्यान रखना वही, यहाँ पर भी आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे विद्युत धारा संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली प्रत्येक धारा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे सूत्र क्या होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये। अब यहाँ पे I का मतलब, I का मान क्या है, तो ओम के नियम से I बराबर VR होता है, हमें पता ही है, I बराबर क्या होता है, VR होता है, आपको पता है ये, है ना। तो यहाँ मैं VR रख दूँ, VR रख देता हूँ मैं मान, जैसे I बराबर, तो I की जगह लिख दूँ VR1 प्लस VR2 प्लस VR3, ऐसे रख दिया। अब V कॉमन है, हटा दो, यहाँ बटा में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये बटा, क्योंकि यहाँ पे V बटा I बराबर क्या होता है, V/R होता है, क्या होता है, I बराबर V/R होता है, यह ध्यान रखना, ये गलत हो गया, यहाँ पे I बराबर क्या होता है, V/R होता है, ये याद रखना। तो V हट जाएगा कॉमन, तो 1/R आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, ये बटा में दे रखा है, तो V कॉमन है, हट जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, तो लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे ये R1 ये बचेगा, ये वाला सूत्र आ जाएगा। तो उसमें इसमें यही अंतर है कि यहाँ बटा में आएंगे, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये सूत्र होगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सवालों की। यहाँ पे भी सवाल दे रखे थे, को प्रतिरोध दे रखा है और कुल प्रतिरोध निकालना है, तो यही सूत्र लगा दो। ये R1 में क्या होगा, तो 5 ओम दे रखा है और 12 वोल्ट भाग दे दो, आ जाएगा ये बहुत इजी सवाल है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कि R1 5 ओम है, R2 10 ओम है, R3 30 ओम है, तो 5 10 और 30 ओम दे रखा, वोल्ट 12 वोल्ट दे रखा। अब पूछा क्या इसने, पूछा इसके अंदर आप देख सकते हो धारा पूछिए, क्या पूछिए, धारा I पूछा है। तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो V कितना है यहाँ पे, 12 वोल्ट है, और 5 का भाग दे दो इसमें, तो आ जाएगा हमारा धारा, है ना, ये 2.4 आ जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, 2.4, ये आ गया पहला सवाल। R2 में क्या होगा, तो R2 में आप देख सकते हो कि 12 वोल्ट तो बैटरी है ही है, ओम हटा दो 10 कर दो। थर्ड में क्या होगा, 12 तो है ही है, 30 कर दो, तो ये भाग देते जाओ आप, 1 पॉइंट कुछ 2 एम्पियर आएगा यहाँ पे, और ज़्यादा कम आएगा, है ना। तो सब में दे रखा है, ये अलग अलग देख सकते हो आप, यहाँ पे इसमें ये कर रखा है, दूसरे में ये वाला, तीसरे में ये वाला, देखो तीनों में। तो कुछ नहीं करना है, ओम प्रतिरोध का आपको वोल्ट में भाग देना है, बाकी वोल्ट तो वही है, 5 और 10 और 20 30, तीनों का अपन अलग अलग भाग लगा देंगे, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट अपन देखेंगे, बाकी आपको मैंने आपको क्लियर कर दिया सारे। श्रेणी क्रम समायोजन प्रतिरोध हो गया, इसके बाद प्रतिरोधकता क्या होगी, किस पे निर्भर करती है, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, मतलब तार के प्रतिरोधक की चालकता किस किस पर निर्भर करती है। दूसरा, प्रतिरोधकता क्या होती है ना, ये बताया मैंने। दूसरा मैंने बढ़ाया
संयंत्र और श्रेणीक्रम संयोजन दोनों में क्या अंतर है, कैसे सवाल आते हैं, तो ये इससे 100% सवाल आता है यहाँ से। तो आप देख लेना भली, आपके श्रेणीक्रम समांतर संयोजन, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, और ओम के नियम, ये यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो याद रखना, आपको मेरे चैनल को देखिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए ग्रुप के अंदर, ताकि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले इसका। आज के लिए इतना ही, ओके।